फ्रेंड्स, ये जो हम बात कर रहे थे कि थ्योरीज ऑफ बिहेवियर क्या है, तो क्या चीज ऐसी है जो डिफाइन करती है कि अलग अलग भांति भांति के जो लोग हैं वो भांति भांति की तरीके से बिहेव करेंगे। कोई ना कोई उसके पीछे बेसिस होगा, कुछ ना कुछ ऐसा उनके माइंड में डेवलपमेंट हुआ होगा। तो उस पे स्टडीज, उस पे सर्वे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने समय समय पे करते रहे और उस पर रिसर्च होती रही, पब्लिश हुए। तो कुछ रिसर्च कारगर साबित हुई, कुछ नहीं भी हुई। तो इसको बेसिकली हम ये भी कहते हैं, इस थ्योरी को ढूंढने के लिए कि बिहेवियर की थ्योरी कोई है, कोई एक थ्योरी है या 10 थ्योरी है। तो ये क्या है, इसको लोगों ने नाम दिया है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ऑल्सो। यानी कि जो ह्यूमंस के आपस के जो रिलेशन है उसको समझने के लिए जो मूवमेंट लोगों ने क्रिएट करी, जो रिसर्च करी और जो एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड ये किस लिए किए? टू एड्रेस द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ द वर्क। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंसान एक बड़ा ऐसा कंपोनेंट है बिजनेस का जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। बाकी चीजें पैसा खर्च करके आप कुछ भी कर सकते हो, फैक्ट्री भी बना सकते हो, मशीनें भी लगा सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर जहां इंसान की जरूरत है आपको, तो जो ह्यूमन डायमेंशन है उससे आप दूर भाग नहीं सकते। वो तो डायमेंशन आपको यूज करनी पड़ेगी। उस डायमेंशन को एड्रेस करने के लिए जो भी रिसर्चें हुई, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसको हम ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट कहते हैं। और उसका सबका बेसिक पर्पस एक ही था, वो था कि बेटर अंडरस्टैंड करना ह्यूमन बिहेवियर को ऑन द वर्क प्लेस। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर ऐसा पॉसिबल है, तो उसको बेटर अंडरस्टैंड करके, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर का कारण क्या हो सकता है, किसी इंसान की मोटिवेशन क्या है उसकी, वो ऐसे बिहेव कर रहा है तो कोई मोटिवेशन तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। या उसके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट होगा, कोई परेशानी होगी, या उसकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन होगी जो फुलफिल नहीं हो रही होगी। ठीक है ना? तो यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर जो प्ले कर रहा है, जो अनप्रिडिक्टेबल है वर्क प्लेस पे, वो उसकी अपनी मोटिवेशन की वजह से, कोई दिमाग में खलल की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, या ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, या ग्रुप में जो रहते हैं लोग, जो ग्रुप में इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, जो ग्रुप की पॉलिटिक्स होती है, या ग्रुप का जो बिहेवियर होता है, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो वाली जो चीज होती है, ग्रुप डायनेमिक्स उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर आप इन थ्योरीज से अगर बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो एज ए मैनेजर आप कुछ इस तरह के स्टेप्स ले सकते हो, इस तरह की डीलिंग कर सकते हो, जिससे कि आप अपने वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो थ्योरीज का जो पर्पज है, थ्योरीज के नाम से आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि थ्योरी की बातें कर रहे हैं, पर थ्योरी बहुत जरूरी होती है। किसी भी बिजनेस की भी कोई ना कोई थ्योरी होती है पीछे। अगर एमडीएच मसाले वाले, माशादी हट्टी, एमडीएच मसाले वाले फेमस हुए हैं, जो कि जीरो से हीरो बने हैं इतने सालों में, तो उसके पीछे कोई थ्योरी है, किसी ना किसी इंसान की कोई ना कोई सोच है जो थ्योरी की तरह काम कर रही है। कोई ना कोई ऐसी थ्योरी है कि वो लोग बड़े एक डिफिकल्ट सिचुएशन में निकले, जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने उस डिफिकल्ट कंडीशन को जब फेस किया, वो उनको ऐसी कुछ लर्निंग हुई कि उस लर्निंग की वजह से वो आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर पाए। तो ये एक थ्योरी है कि इंसान जो इस तरह की डिफिकल्टीज से निकलता है, वो कुछ ऐसी बातें सीख जाता है कि उसको शायद शायद ऐसे एमबीए करने की भी जरूरत ना पड़े, शायद। ठीक
ठीक है ना। तो वो इतने सिचुएशन से ऐसे निकल गया कि उसको ऐसी कुछ स्किल्स पैदा हो गई कि वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है एमडीएच मसाले की तरह। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है कि अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो इंसान कैसे काम करते हैं, जो ह्यूमन डायमेंशन है वर्क की, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, अगर आप ये समझ पाओ in terms of motivation, in terms of conflict, in terms of expectation and in terms of group dynamics. तो अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को काफी इंप्रूव कर सकते हो। यही काम होता है एमबीए का, बेसिकली यही काम है ना। एज ए मैनेजर आपका यही काम है, एज ए एंटरप्रेन्योर भी आपका यही काम है कि आप अपने बिजनेस में अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करो। तो वो प्रोडक्टिविटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से भी हो सकती है, ऑब्वियसली हो ही रही है, पर उसके अलावा जो इंसान है जो काम कर रहे हैं उनको भी हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तभी होगी। तो कुछ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ इस तरह के चीजें देखी गई हैं, इस तरह की चीजें देखी गई कि ऐसा ऐसा एक होता है जो बड़ा आम आदमी अगर सोचे इस बारे में तो उसको लगेगा यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो इन स्टडीज में, इन रिसर्चेस में निकल के आई हैं, जो सरप्राइजिंग है या इतनी एक्साइटिंग है, इतनी यूजफुल है वो कि आप उसको जानना चाहेंगे। तो इस तरह की थ्योरी है। तो जैसे आप देखिए 1924 से लेकर 1936 में कुछ स्टडीज हुई, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई। तो उसको हॉथॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। तो उसको उन स्टडीज के बेस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वर्क प्लेस की वो इम्प्रूव कंडीशन में देखी गई उन ग्रुप्स में जिनके अंदर सुपरवाइजर उनको वॉच कर रहे थे। यानी कि ये देखा गया कि अगर हम दो ग्रुप की बातें करें, दो ग्रुप की प्रोडक्टिविटी की बात करें, एक ग्रुप को आप सारी फैसिलिटीज दो, बढ़िया लाइटिंग दो, बड़े बैठने की जगह दो, सब कुछ दो, आपने एक ग्रुप को ये करा, इंडिपेंडेंटली आप उसकी प्रोडक्टिविटी चेक कर रहे हैं। और एक दूसरा ग्रुप है, उसको आपने ये सारी चीजें नहीं दी, आपने बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज दी और उनको बोला जी काम करो, और उनको बोला जी आप जो काम कर रहे हो वो हमारे सुपरवाइजर बैठे हुए हैं, ये आपको कॉन्स्टेंटली आपको वॉच करेंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो बड़ी सरप्राइजिंगली ये देखा गया कि इन दोनों ग्रुप के बारे में जो उनकी प्रोडक्टिविटी चेक किया गया, तो जिस ग्रुप में लोगों को ये मालूम था कि उनका काम कोई वॉच कर रहा है कॉन्स्टेंटली, स्टेप बाय स्टेप वॉच कर रहा है, तो उस वाले ग्रुप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंप्रूव बनिस्पत के ऐसे ग्रुप की जिसको आपने सारी फैसिलिटी दी, अच्छी लाइटिंग दी, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दिया, सब कुछ दिया। तो ये एक पॉइंट है, हालांकि इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्टडी है, 1924 1936 की एक्सपेरिमेंटल स्टडी है और समय बहुत चेंज हो गया है। बट इस तरह की थ्योरी से आपको कुछ एक आइडिया लगता है ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर में जो आपका ग्रुप है जिसको आपने फैसिलिटी दी है, उसने उस ग्रुप ने वो आप प्रोडक्टिविटी शायद नहीं दे पा रहा, जो कि एक दूसरा ग्रुप जिसको ये लग रहा है कि मेरे को देख रहे हैं लोग, कोई ना कोई बंदा वॉच कर रहा है और मैं जो है अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता हूँ तो थोड़ा मतलब जो है ये नजर में आ जाएगा। तो यानी कि वो ग्रुप ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये भी एक अपने आप में थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनता है, हालांकि इसको जनरलाइज नहीं किया सकता। तो 1943 में अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी प्रोपोगेट की, सजेस्ट की। इसको मैस्लोज नीड थ्योरी भी बोलते हैं, इसको मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, इसको मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, मैस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से मैस्लो ने ये बताया कि इंसान का जो बिहेवियर है वो इस बात पर निर्भर करता है उसको किस टाइप की नीड्स को पाने की मोटिवेशन है। यानी कि
उसकी प्रेजेंटली किस टाइप की नीड्स फुलफिल कर रही हैं। नीड्स कई तरह की होती हैं, बेसिक नीड होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड होती है, सेल्फ एस्टीम की नीड होती है, और भी काफी हायर नीड्स होती हैं, यानी कि उनका एक लेवल है। बेसिक को आप बिल्कुल लोअर पे मानो, साइकोलॉजिकल को उससे नेक्स्ट मानो, सेल्फ एस्टीम को उसके ऊपर मानो, और उसके ऊपर और भी हो सकती है। तो आप ये देखिए कि ये जो नीड्स हैं नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर जाती हैं। तो इंसान की जो ब्रेन है, हालांकि वो एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं हुआ, पर अलग अलग तरीके से नेचुरल तरीके से हुआ है। पर एक ये बात देखने की है कि हर इंसान को हायर नीड्स की इच्छा होती है। अगर आज उसको बेसिक नीड मिल रही है तो उसको साइकोलॉजी नीड चाहिए, साइकोलॉजी नीड मिल रही है तो उसको और आगे चाहिए, यानी कि उसकी जो नीड्स की रिक्वायरमेंट है वो कभी खत्म ही नहीं होती। तो ऐसी एक मैं छोटी सी स्टोरी इसमें बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मैं एक डीडीसी की बस में घूम रहा था, तो एक कुछ हंगामा सा हुआ बस के अंदर, और देखा कि कोई आदमी किसी की जेब काट रहा है या कुछ कर रहा है। तो लोगों ने उसको पकड़ा कि भाई तू जेब काट रहा है, तो बंदे ने कुछ बोला नहीं, अपना चुपचाप करके उसने चला गया वो। तो और वहाँ कंडक्टर आराम से बैठा हुआ पीछे की सीट पे, वो दिख रहा है। तो मैंने उससे पूछा, भाई देख तुम्हारी बस में इस तरह के कांड हो रहे हैं और तुम आराम से बैठ के कुछ करते ही नहीं हो। तो बंदा अपना, लोगों ने पकड़ लिया, तो वो चुपचाप चला गया, तुम क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहते सर ये ऐसा है कि मैं तो यहाँ कंडक्टर हूँ, उस बस में बैठता हूँ, रोज मैं लोगों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, रोज ही होता है। और जो है आज मैं अगर ये अपनी सीट छोड़ के ये सब काम करूँगा तो मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, रोज ही ये तो रोज के चक्कर है। मैंने कहा भाई देख, तू बीटीसी में काम कर रहा है तो तू सर्विस तो देगा ना, तो लोगों की नीड कैसे फुलफिल होगी। तो उसने ये बोला कि देखो साहब ऐसा है कि ये जो कस्टमर होता है ना, ये राक्षस के पेट जैसा होता है। आप उसको जितना मर्जी खाना खिला दो, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। आप उसको किसी भी तरह की नीड्स, किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन दे दो, उसको नेक्स्ट डे कुछ और चाहिए। उसको बस के अंदर एसी भी चाहिए, उसको बस के अंदर टीवी भी चाहिए। उसको अगर आप उसको सब कुछ देना शुरू कर दोगे तो उसको वो भी लगेगा कि ये कम है, कुछ और दो उसको। तो ये तो कस्टमर जो होता है वो तो एक राक्षस के समान होता है, उसकी नीड जो है वो कभी फुलफिल नहीं होती। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात। मैंने कहा एक अनपढ़ आदमी जो एज ए कंडक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, उसने कितनी बड़ी बात बोल दी है। और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज तो हुआ सुन के, पर ये बात में एक मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक थियोरेटिकली अगर आप देखो तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैस्लोज की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नीड्स है, ये मोटिवेशनल बेस पे है, यानी कि जो नीड्स की जो लॉन्गिंग होती है उससे जो मोटिवेशन पैदा होती है, तो इंसान उसको देख के बिहेव करता है। तो आप थोड़ा सा एक जजमेंट कर सकते हो कि वो इंसान कैसे बिहेव करे। फिर एक और थ्योरी 1960 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मैकग्रेगर, उन्होंने एक थ्योरी बताई, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं उसको। इसको थ्योरी ऑफ मैनेजर एक्स एंड वाई भी बोलते हैं। यानी कि ये मैनेजर एक्स एंड वाई क्या है, तो इसने बताया कि मैनेजर दो तरह के हो सकते हैं, एक्स और वाई। जो मैनेजर एक्स है वो निहायती निकम्मा और निहायती सेल्फिश और निहायती डिस्ट्रस्टिंग, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल अच्छी तरह बिहेव नहीं करता, उनको विश्वास नहीं करता उन पे। और जो भी आप बेकार से बेकार क्वालिटी समझ सकते हो ना, वो मैनेजर एक्स में है। और एक मैनेजर वाई है, उसमें सारी खूबियां हैं। वो सबसे अपने सबऑर्डिनेट से ढंग से बात भी करता है, उन पर ट्रस्ट भी करता है, उनको हेल्प भी करता है, उस पर एम्पैथी भी रखता है, सब कुछ करता है। प्रोफेसर मैकग्रेगर के हिसाब से उनका ये कहना था कि मैनेजर एक्स है और मैनेजर वाई है, दोनों अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कराते हैं लोगों से। तो उनका ये ऑब्जर्वेशन
रहा, ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर एक्स और मैनेजर वाई दोनों कामयाब है। दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अपने फुलफिल कर लेते हैं, चाहे रो के करें चाहे हंस के करें। यानी कि मैनेजर एक्स रो के काम कराता है, मैनेजर वाई हंस के काम कराता है, पर एंड रिजल्ट दोनों का सेम हो सकता है। यानी कि जो उन्होंने अपना गोल बनाया था कि जो हमने काम कराना था लोगों से, वो काम वो करा लेते हैं। यानी कि इसको सेल्फ फुलफिलिंग, अपने आप को सेल्फ फुलफिलिंग कर लेते हैं। यानी कि उन्होंने जो सोचा था कि हमने इतना काम कराना है लोगों से, वो काम करा लेते हैं। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग स्टोरी है और सरप्राइजिंग थ्योरी है, और एक सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन भी है कि दोनों तरह के मैनेजर कामयाब हो सकते हैं और होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका एक कारण वैसे मुझे जो लगता है, मैंने इसके बारे में 1960 की थ्योरी है, और एक बात समझने की ये है कि होता वो क्या सकता है, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं आपको कि इसमें होता क्या होगा कि मैनेजर एक्स के अंडर में जो लोग काम करते हैं और जो मैनेजर के वाई के अंडर में जो लोग काम करते हैं वो छट जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग होते हैं बेसिकली कैसे भी बिहेव करते हैं अलग अलग, पर मोटा मोटा दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि उनको काम करने में मजा आता है, उनको कुछ फ्यूचर नजर आता है अपना काम अच्छा काम करने से और प्रोडक्टिविटी अच्छी देने से। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको डंडा मार के ही आप काम करा सकते हो, यानी कि जिनको आप बदतमीजी से डील करो तभी आप वो काम करेंगे। तो होता क्या है, मेरे को ऐसा समझ में आता है कि मैनेजर एक्स जब काम कराता है, तो जब वो अच्छे ढंग के जो लोग हैं दूसरी तरह के, वो वहां से निकल जाते हैं, और जो दूसरी तरह के लोग हैं जिनको कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो लोग रह जाते हैं। तो वो लाते मार मार के उनसे काम करा लेता है मैनेजर एक्स। और मैनेजर वाई जो है, वो उसके पास वो लोग ऐसे आ जाते हैं, दूसरा टाइप के जो लोग हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो अपने आप काम कर लेते हैं, इनको प्यार से आप डील करो तो वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ये छटाई वाला मामला है, यानी कि मैनेजर एक्स और मैनेजर वाई में एंड रिजल्ट बेटर दोनों का सेम इसलिए हो जाता है कि उसमें लोगों की छटाई हो जाती है, दोनों डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं वो छट जाते हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि इस पे कोई एक्सपेरिमेंट या हमने कोई रिसर्च अभी नहीं हुई है, पर मेरा ऐसा मानना है, जिस पे रिसर्च किया है तो शायद ये बात निकल के आ सकती है। और शायद ये प्रोफेसर मैकग्रेगर की जो बात है 1960 वाली जो बात है, ये इससे शायद इसका रिजल्ट ये हो सकता है, इसकी वजह से ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा मैस्लो थ्योरी के बारे में जरा डिटेल में बात करें, क्योंकि ये बड़ी पॉपुलर थ्योरी है और इंडस्ट्री में काफी यूज होती है, और इसको बड़े बड़े लीडर्स मैनेजर्स इसको बड़े इंटरेस्ट से यूज करते हैं। काफी इसकी प्रैक्टिकल यूज है बिजनेस के अंदर में, और बिजनेस में जो वर्क प्लेसेज है उस पर काफी इसको रेफर किया जाता है। इस वाली थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हायरार्की है नीड्स की। यानी कि अगर हम इस पिरामिड के बॉटम से चलें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। उसके बाद जो हायरार्की है, हायर नीड है, वो है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी, सेफ्टी। तो ये दोनों जो लेयर है ये मिलके बनाती है बेसिक नीड्स। उसके बाद जो और हायर नीड है वो है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। यानी कि जिस बंदे को बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं तो उसका जो इंटरेस्ट हो जाता है वो हो जाता है कि उसको क्या चाहिए, उसको बिलोंगिंगनेस चाहिए और लव चाहिए, यानी कि इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए और फ्रेंड्स चाहिए। तो ये जो नीड है इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड। और इसमें एक और नीड होती है, अगर किसी इंसान को ये दोनों चीज मिल जाती है, बिलोंगिंगनेस और लव दोनों मिल जाते हैं, तो उसको अपनी प्रेस्टीज की बड़ी चिंता होने लगती है। प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, कुछ करने की इच्छा उसमें जागृत हो जाती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे याद करें, मेरे को प्रेज करें और मेरी प्रेस्टीज आगे बढ़े। तो ये दोनों जो है साइकोलॉजिकल नीड बोलते हैं उसको। और उससे भी एक हायर नीड जो देखी गई है इंसानों के अंदर, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि जिसको नीचे की सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, कुछ अकम्पलिशमेंट भी हो जाता है, उसको नोबेल प्राइज मिल गया, उसको कुछ मिल गया,
बड़ा फेमस हो गया बंदा, शाहरुख खान की तरह और अमिताभ बच्चन की तरह बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो गया, पूरी दुनिया उसको जानती है। तो उसकी जो मोटिवेशन होती है कुछ भी करने का, काम करने की जो मोटिवेशन होती है, वो इस एस्टीम की वजह से नहीं होती, या बिलोंगिंगनेस की वजह से, या लव की वजह से नहीं होती, वो तो उसकी फुलफिल हो चुकी है, हो रही है। उसको एक और नीड होती है जो बड़ी हायर नीड होती है, और बड़े सिलेक्टेड लोगों को ही पहुंच उस लेवल पे पहुंच पाते हैं, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? इसको सेल्फ फुलफिलिंग नीड बोलते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट। तो सेल्फ फुलफिलमेंट क्या होता है? इट इज द अचीवमेंट ऑफ समबडीज फुल पोटेंशियल, यानी कि उसको एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी मैं लाइफ में मैंने सीखा है, और मैंने जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बढ़िया हो गई है कि मेरे को हर तरह की नीड मेरी फुलफिल हो गई है, तो वो कहता है कि मैं उसको इतने अपने स्किल को इतना मैक्सिमाइज करके अपने फुल पोटेंशियल को यूज करूं, अपनी क्रिएटिविटी अगर है उसमें कोई क्रिएटिविटी, तो उस क्रिएटिविटी को, एक्टिविटीज को ऐसे मैं अंजाम दूं कि मेरी प्रेस्टीज तो है ही, मेरे पास प्रेस्टीज तो मेरी आप साथ चली रही है, पर लोगों का भला हो जाए, सोसाइटी का भला हो जाए, इंसानियत का भला हो जाए, दुनिया का भला हो जाए, ह्यूमन रेस का भला हो जाए। यानी कि वो एक तरह से एक ऐसी स्टेज पे आ जाता बंदा, टॉप मोस्ट नीड मैस्लो के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि इससे ऊपर अगर जो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में भी आ गया है, उसके साथ भी कोई ना कोई नीड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद ऐसा हो सकता है कि मैं भगवान बन जाऊं, यानी कि मैंने अपने फुल पोटेंशियल को ऐसा यूज कर लिया है कि मैं लोगों का भला करने की पोजीशन में आ गया हूं। अब मैं महात्मा बुद्ध बनना चाहता हूँ, यानी कि मुझे दुनिया मेरे मरने के बाद भी मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें और उसका फायदा उठाएं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी एक नीड हो सकती है, बिकमिंग गॉड। तो ऐसा होता है, इतने बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता ऐसा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है। तो ज्यादातर लोग बेसिक नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से काम करते हैं और उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। उनकी मोटिवेशन जो होती है वो ज्यादातर मेजोरिटी लोगों की बेसिक नीड्स में निकल जाती है, और एक काफी बड़े पोर्शन की जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो निकल जाती है। तो ये जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये बड़ी फेमस है, बहुत पॉपुलर थ्योरी है। और इसको समझ के अगर आप इसको समझो, ध्यान से समझो, थोड़ा सा और डीप में जाओ, तो आपको इंसान रूपी जो ये मशीन है जो नेचर ने बनाई है, इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो थ्योरीज हैं, अगर इसको आप थोड़ा सा समझो, अगर इस पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो इन थ्योरीज पे, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि लास्ट 30 ईयर्स में मैंने कुछ चीज़ें करी हैं अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैंने देखा है कि इन थ्योरीज को अगर ध्यान से समझ के और उसको यूज करो। मैंने अपने एमबीए प्रोग्राम में 1986-88 में मैंने ये वाली थ्योरी पढ़ी थी, मैस्लोज थ्योरी, मुझे आज तक याद है। और मैंने अपने एंटायर मार्केटिंग करियर में इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कई कंट्रीज में काम किया है, और बड़े बड़े बायर्स से जब मैं मिलता था तो मैं ये समझने की कोशिश करता था कि ये बंदा एट प्रेजेंट किस स्टेज पे है मैस्लोज थ्योरी में, और उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टेज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता था कि ये बंदा किस तरह बिहेव करेगा, इस पर कितना ट्रस्ट किया है सब बंदे ने। तो ये मुझे बड़ी यूजफुल रही, इस तरह की ये थ्योरी बहुत यूजफुल है। और मैं ही नहीं कह रहा, बिजनेस में बड़े बड़े लोग ये बात